Hello students, welcome to another video of Business Mahavidya that is फ्योल प्रिंसिपल्स। आइए देखते हैं हम फ्योल के प्रिंसिपल्स। उससे पहले फ्योल का जन्म फ्योल फ्रांस में पैदा हुए थे और वो 1841 में पैदा हुए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था फ्योल के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स। मैं इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट 7 इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। सबसे पहला प्रिंसिपल है फ्योल के लिए डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क फ्योल कहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या होता है, ओवरबर्डन होता है। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, अपना वर्क स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपने एम्प्लॉयज को दे देना चाहिए। उससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय अगर एक काम को बार बार करेगा तो उससे उसको स्पेशलाइजेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर वहां पे मैं क्या करूं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक बंदे को बोलूं कि क्या करो, वुड काटते जाओ, नेक्स्ट को बोलूं कि उसको जॉइन करते जाओ, नेक्स्ट को बोलूं कि उसको पॉलिश करते जाओ, तो जो वुड काटने वाला बंदा है वो क्या होगा, वुड काटने में एक्सपर्ट हो जाएगा। जो जॉइन कर रहा है उनको, वो जॉइनिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा और जो पॉलिशिंग कर रहा है वो पॉलिशिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब तीनों काम अच्छे से हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फर्नीचर मेरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो वही फ्योल का कहना था कि मैनेजर को ओवरबर्डन ना करो, बल्कि काम को क्या करो, डिफरेंट पार्ट्स में बांट दो, स्मॉल स्मॉल वर्क में डिवाइड कर दो और उससे क्या होगा, बंदे को स्पेशलाइजेशन आएगी। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू दैट वर्क। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्योल का कहना है कि ज़्यादा अथॉरिटी भी दोगे तो भी दिक्कत है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे तो भी दिक्कत है। मतलब अगर अथॉरिटी दे दी लेकिन मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी नहीं दी तो वर्कर उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे इसका एग्जांपल, मैंने क्या किया, एक वर्कर को टारगेट दे दिया 1000 यूनिट्स के लिए। अब उसको सिर्फ मैंने टारगेट दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि 1000 यूनिट्स इस महीने बन के कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन मान लो काम करते करते बीच में 800 यूनिट्स बने थे और क्या हुआ, रॉ मटेरियल खत्म हो गया। अब मैंने उसको पावर, अथॉरिटी तो नहीं दी थी कि बीच में खत्म हो जाएंगे तो तू क्या करना, रॉ मटेरियल परचेस कर लेना, तो क्या वो उस काम को कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों का एक्सेस होना दिक्कत है, दोनों में क्या होनी चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों बैलेंस होने चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, अपनी अपनी कमिटमेंट पे क्या होंगे, सटीक रहेंगे, मतलब खड़े उतरेंगे। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ प्रॉमिस किया है तो वो कंप्लीट करेगा, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ प्रॉमिस किया है तो वो भी कंप्लीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला था कि अगर आप 1000 यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपका प्रमोशन करूंगी। मान लो उसने 1000 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया लेकिन मैंने उसका प्रमोशन नहीं किया, तो क्या एज अ एम्प्लॉयर मैं अपने कमिटमेंट में खरी उतरी, क्या नहीं उतरी। तो फ्योल का कहना है ऐसा नहीं होगा। रूल्स रेगुलेशंस चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, फ्योल का कहना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय एक बॉस से क्या लेगा, परमिशन लेगा या ऑर्डर लेगा बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर लेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका ऑर्डर पहले कंप्लीट करूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारी कोचिंग में मैं हूँ, सर हैं और ये आप हैं, तो अगर मैं बोलूँगी आपको कि इधर जाओ और सामान लेके आओ, और सर बोलेंगे कि नहीं इधर जाओ और ये सामान लेके आओ, और दोनों को सेम टाइम पे वो सामान चाहिए, तो आप किसका ऑर्डर मानेंगे? आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम का ऑर्डर माने या सर का, क्योंकि दोनों की पोजीशन इक्वल ही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपको माने थे, आप एम्प्लॉय है तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके ऑर्डर को पहले करना है। और इसका एक इफेक्ट ये भी पड़ सकता है कि सर को आप बोल रहे हैं कि मैं मैम का काम करने में बिजी थी और मैम को आप बोल रहे हैं कि मैं सर का काम करने में बिजी थी, तो आप क्या कर रहे हैं, झूठ भी बोलना सीख रहे हैं।
बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक एम्प्लॉय एक बॉस से क्या करेगा, ऑर्डर लेगा, इससे क्या होगा, उस ऑर्डर को ही वो टाइम पे एग्जीक्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सबका एक डायरेक्शन में एफर्ट लगाना, ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है। मतलब सबका एक डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाना। ऑर्गेनाइजेशन को जैसे 1000 यूनिट्स के लिए, तो परचेज डिपार्टमेंट में उस तरीके से काम करेगा कि 1000 यूनिट्स अचीव हो जाए, सेल्स डिपार्टमेंट उस तरीके से काम करेगा कि 1000 यूनिट्स अचीव हो जाए, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मतलब सबका एफर्ट कहाँ लगाना, एक डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने ऑर्गेनाइजेशनल गोल रखा कि मुझे बनाना है 5000 यूनिट्स, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय था ए, उसको क्या करना था, उसको प्रमोशन चाहिए था, ठीक है। वो हमको कब से बोल रहा था कि सर मेरे को प्रमोट करो, मेरे को प्रमोट करो। मैंने बोला नहीं, अभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, अगर आप ये 5000 यूनिट्स वाला टारगेट कंप्लीट करते हैं इस महीने के अंदर अंदर, तब मैं आपको क्या करूँगी, प्रमोशन दे दूँगी, ठीक है। तो वो बोले नहीं, पहले मेरा प्रमोशन करो। मैंने उसको समझाया कि नहीं, आप अगर जनरल इंटरेस्ट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कंप्लीट करेंगे, तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो कि क्या है, प्रमोशन, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजर को, फ्योल का कहना है, मैनेजर को इस तरीके से समझाना चाहिए किसको, अपने एम्प्लॉयज को, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेंगे तो उसके साथ साथ ही आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसने क्या किया, 5000 यूनिट्स टारगेट कंप्लीट कर लिया 1 मंथ के अंदर अंदर, सबके साथ मिला और जल्दी जल्दी 5000 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया, तो उससे क्या होगा, मैं उसको प्रमोशन दे दूंगी। तो ये लिखा हुआ है। लेकिन मान लो उसका कुछ और ही ऑब्जेक्टिव था, कुछ और ही अलग ऑब्जेक्टिव था जो मेरे गोल के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि नहीं, अभी आपका ये इंटरेस्ट मैं कंप्लीट नहीं कर सकती, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प करिए, उसके बाद मैं आपके इंटरेस्ट को देखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी। तो फ्योल का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। ये सैलरी किस पे डिपेंड करेगा, सैलरी डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल कंडीशन पे, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट इक्विटी शेयर्स वालों को ना दे के क्या करेगा, अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से रेम्यूनरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेम्यूनरेशन ऐसा पार्ट होता है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो काम को और अच्छे तरीके से कर सके। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें ये 7 प्रिंसिपल्स समझाऊंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।